नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन 4 खबरों से जिन पर विस्तार से होगी बात। पहली खबर उस बुलडोजर की होगी जिसे बीते कुछ सालों से त्वरित इंसाफ की पहचान बनाकर एक राज्य से दूसरे राज्य में घुमाया जा रहा था, लेकिन आज इस पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल गया। अब बुलडोजर न सिर्फ कानून के काबू में रहेगा, बल्कि इसे चलाने वाले अधिकारी भी सतर्क रहेंगे। दूसरी खबर महाराष्ट्र चुनाव की, जहां बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई रजाकारों पर आ गई है। योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस ने रजाकारों का जिक्र क्यों किया, इसे आपको विस्तार से बताएंगे। रजाकार का मुद्दा बीजेपी ने यूं ही नहीं उछाला, इसके पीछे मराठवाड़ा का सियासी गणित है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह फेल हुई थी। अब नए गेम प्लान के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने उतरी है। ये प्लान आखिरकार क्या है, इसकी भी विस्तार से करेंगे चर्चा। और आखिर में बात होगी हिमाचल प्रदेश की, जहां एक लेडी एसपी लंबी छुट्टी पर गए तो दिल्ली तक इसकी चर्चा होने लगी। क्या यह लड़ाई खादी बनाम खाकी की है, इसे भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बुलडोजर से। पिछले 5 साल बुलडोजर सड़क से उठकर राजनीति के मंच तक पहुंच गया था। चुनाव हो या रैलियां, हर जगह बुलडोजर नजर आने लगा था। बुलडोजर की चर्चा बढ़ी तो उसकी रफ्तार भी बढ़ गई। लेकिन जब बुलडोजर खुद को कानून से ऊपर समझने लगा तो देश की सुप्रीम अदालत ने उसे गैराज रास्ता दिखा दिया। देश में फटाफट इंसाफ का प्रतीक बन चुके बुलडोजर पर आज सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला, और ऐसा चला कि बुलडोजर की रफ्तार थम गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर पर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया। 2 जजों की बेंच ने अपने जजमेंट की शुरुआत कवि प्रदीप की एक कविता से की, जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। ये 4 पंक्तियां आज के पूरे फैसले का मजमून थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि अगर अफसर कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी का घर ढहा देते हैं तो इसे शक्ति का दुरुपयोग माना जाएगा। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि प्रशासन जज नहीं बन सकता, वो किसी को दोषी ठहराकर मकान नहीं गिरा सकता। अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। निचली अदालत से मिली फांसी की सजा भी तभी लागू हो सकती है जब हाई कोर्ट उसकी पुष्टि करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर देश की सियासत गर्मा गई है। बुलडोजर को लॉ एंड ऑर्डर का सिंबल बताने वाली बीजेपी के लिए ये एक झटके की तरह है, तो दूसरी ओर विपक्ष को चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी पर हमले का बड़ा मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो बुलडोजर न्याय है जो योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, इस पर रोक लगाया है। अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी है और सभी नियमों का पालन करके हो। जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बुलडोजर पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ ये कहा है कि बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस सर्व होना चाहिए। उन्होंने बुलडोजर के ऊपर संविधान की किताब रख के ये बता दिया कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मील के पत्थर की तरह है। वजह है इस निर्णय का आधार। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाते वक्त संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। इस आर्टिकल में जीवन के अधिकार को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार के तहत सिर पर छत होना भी एक अधिकार है। अदालत ने कहा कि किसी निर्माण को अचानक गिरा देना और उसी तरह के दूसरे निर्माण को छोड़ देना सही नहीं है। इससे यही पता चलता है कि मकान गिराने का कारण उसका अवैध होना नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी घर में कई लोग रह रहे हैं तो किसी एक की गलती की वजह से सबको मकान से वंचित नहीं किया जा सकता। ये पूरे परिवार को सजा देने जैसा है और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। ये फैसला उन संगठनों के लिए बड़ी राहत की तरह है जिन्होंने बुलडोजर एक्शन पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से
जो प्रशासन है और जो गवर्नमेंट है कि भाई आपने ये प्रदर्शन किया तो आपका घर तोड़ देंगे, तो किसी ने आवाज़ उठाई तो उसका घर तोड़ देंगे। सिलेक्टिवली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये फैसला उन तमाम राज्य सरकारों और वहां के प्रशासन के लिए झटका है जो अपने एक्शन के समर्थन में तरह तरह की दलीलें दे रहे थे, क्योंकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस की थ्योरी का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि किसी को पक्ष रखने का मौका दिए बिना मकान नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है कि हर चीज़ का एक नियम होता है, आप अपनी मनमर्जी या मनमानी नहीं कर सकते, जो अभी तक चल रहा था। सिर्फ ये इशू नहीं है कि आप क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं किसी का घर तोड़ के, आप पूरे के पूरे सोसाइटल ऑर्डर में डिसऑर्डर फैला रहे हैं। तो ये इस पर एक कंट्रोल आएगा और कहा है कि आप अपने एक्शन को फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन आर्बिट्रेरी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बुलडोजर एक्शन की लक्ष्मण रेखा तय कर दी। अब जो भी अफसर इसे लागेगा उसे अपनी जेब से गिराए गए मकान को बनाने का खर्च देना होगा। कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। अदालत ने अवैध निर्माण के नाम पर होने वाले एक्शन की हद तय कर दी है। कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बुलडोजर एक्शन में म्युनिसिपल नियमों का पालन हो, मकान मालिक को नोटिस भेजा जाए, नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए, मकान पर भी नोटिस चिपकाया जाए, अवैध निर्माण की वजह बताई जाए, ये बताया जाए कि निर्माण को सही साबित करने के लिए कौन से कागजात पेश करने होंगे। 15 दिन का समय भी इसके लिए दिया जाए और उससे पहले कोई कार्रवाई न की जाए। मकान तभी गिराएं जब कोई विकल्प न हो। जो अफसर इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भरपाई करनी होगी। ऐसे अधिकारी से मकान दोबारा बनाने का खर्च भी वसूला जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि बुलडोजर एक्शन पर रोक का यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक कैसे पहुंचा, लेकिन यहां बुलडोजर के पॉलिटिकल पावर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन गया है। यह फैसला तब आया है जब यूपी में विधानसभा उपचुनाव का वक्त है, साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब से पहले तक बीजेपी की तमाम चुनावी रैलियों में बुलडोजर का दबदबा दिखता रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते समर्थक बुलडोजर के साथ उनका स्वागत करना नहीं भूलते। योगी आदित्यनाथ की छवि से बुलडोजर इस कदर जुड़ गया था कि जनता उनको बुलडोजर बाबा तक कहने लगी थी। योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर बाबा वाली छवि को जमकर भुनाया और उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य, जहां भी चुनावी रैली में पहुंचे वहां बुलडोजर का जिक्र करना नहीं भूले। बुलडोजर के हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं पिटो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। जब यहाँ जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे याद आ रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौन करके सब ठीक कर दिया होगा। इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आप देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है।
आज के फैसले के बाद बहुत कुछ बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर दी है। इसके बाद यूपी में इस पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया तो सहयोगी दल बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। यहाँ तो पूरी तरीके से कानून का राज नहीं है, यह तो जंगल राज चल रहा है। आज जंगल राज पर पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई। सरकार की पूरी मनमानी, तानाशाही, आताताई बने हुए थे पुलिस के लोग, घर गिरा दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। इस पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्वागत करने और निर्णय लिया। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। सियासी विरोधियों के इस तीखे हमले के बीच यूपी की योगी सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। कानून का राज सब पर लागू होता है। हालांकि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। अगर बुलडोजर के सियासी प्रतीक बनने की बात करें तो इसकी शुरुआत 2017 से हुई। इसी साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी की कमान संभाली थी और कुछ ही महीने बाद राज्य में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। 6 सितंबर 2017 को सीएम योगी ने पहली बार ऐलान किया था कि उनकी सरकार आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के घरों को गिरा देगी। अगर कुछ बड़े शुरुआती एक्शंस की बात करें तो 5 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू में कुख्यात अपराधी विकास दुबे का घर ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद 27 अगस्त 2020 को लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में मुख्तार अंसारी की 2 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला। इसी साल 23 सितंबर को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के घर पर भी बुलडोजर चला। माफिया के ठिकाने पर बुलडोजर चलने के बाद इसे सख्त कानून व्यवस्था का उदाहरण बताया गया। फिर तो यूपी में ऐसी कार्रवाई रोजमर्रा की बात हो गई। एक आंकड़े के मुताबिक 2017 से 2024 तक देश भर में 1900 से ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1500 कार्रवाई केवल यहां हुई। यह आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यूपी में बुलडोजर कितनी रफ्तार में फर्राटा भरता रहा। यहां यह जान लेना जरूरी है कि आखिर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक कैसे पहुंचा। बात साल 2022 की है, जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ था। इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के दायरे में वो मोहल्ले थे जहां रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ था। इसके खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जमीयत की दलील थी कि नगर निगम का एक्शन भेदभाव भरा है और गैर कानूनी ढंग से मकान ढाए जा रहे हैं। बाद में जमीयत ने यूपी सहित कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन को चुनौती दी। बुलडोजर पर रोक के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ कुछ खास एक्शन को अलग रखा है। अदालत ने कहा है कि रोड, रेल ट्रैक और जलाशयों के पास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर का गरजना पहले से कम हो जाएगा, लेकिन बुलडोजर ने जिन लोगों के घर ढहाए उनका क्या कहना है, ये भी जानना जरूरी है। यूपी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जब साल 2020 में बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की संपत्तियों को जमींदोज किया गया तो ये बुलडोजर कुछ लोगों के लिए त्वरित इंसाफ की पहचान बन गया। मामले आते गए और बुलडोजर चलता गया। ये वीडियो 2 साल पुराना है, जब यूपी के प्रयागराज में हिंसा भड़कने के बाद आरोपी जावेद पंप का आलीशान मकान बुलडोजर ने धराशाही कर दिया। प्रयागराज में हिंसा 10 जून को भड़की थी और 12 जून को अधिकारियों ने जावेद पंप का घर जमींदोज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई के दौरान जावेद पंप के घर से जुड़ा मामला भी उठा था। पिछले कुछ सालों में घर गिराने की कार्रवाई अगर सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो वो है यूपी का प्रयागराज, जहां माफिया, अपराधी और कई आरोपियों के घर पर प्रशासन बुलडोजर चलवा चुका है। ऐसे मकानों की संख्या 100 से भी ज्यादा है।
प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 100 से ज़्यादा जिन अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र चलाया गया है, जिन्हें ज़मींदोज़ किया गया है, उनमें 40% के करीब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मौत के घाट उतारे जा चुके माफिया अतीक अहमद, उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और गैंग से जुड़े हुए सदस्यों की हैं। फैसला अच्छा आया है कि थोड़ा और पहले हो जाता तो और अच्छा होता, बहुत से घर टूटने को बच जाते। फैसला अगर बहुत पहले आ जाता तो कई लोग बेकसूरों का मकान बच जाता। सरकार ने जो किया है बुरा नहीं किया है, अपराधियों को अपराध की सजा मिलनी चाहिए। ये ताज़ा तस्वीरें बहराइच की हैं। घरों पर ताले लटके हैं, दरवाजे पर प्रशासन का नोटिस चिपका है और लिखा है ये निर्माण अवैध है। दरअसल बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा हुई थी। राम गोपाल नाम के लड़के की जान गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी समेत 23 घरों को गिराने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मकानों और दुकानों के मालिकों ने राहत की सांस ली है। यूपी की देखा देखी कई राज्यों ने की, जिसमें मध्य प्रदेश भी था। ये वीडियो इसी साल अगस्त महीने का है, जब हिंसा के आरोपी शहजाद अली के महल जैसे मकान को प्रशासन के बुलडोजर ने मलबे में तब्दील कर दिया था। न सिर्फ 10 करोड़ की कीमत से ज्यादा का मकान गिराया गया, बल्कि मकान के अंदर खड़ी महंगी कारों का हाल भी कबाड़ जैसा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब गाइडलाइंस तो जारी कर दी है, लेकिन अब ना तो ये मकान पहले जैसा बन सकता है और ना ही ये कारें चलने लायक है। बुलडोजर की बेरहमी के निशान मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी ताजा है। यहाँ 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ था। हालात सामान्य हुए, प्रशासन ने बुलडोजर निकाला और 50 दंगाइयों को चिन्हित करके बुलडोजर से फैसला कर दिया। न सिर्फ दुकान बल्कि कई मकान भी मिट्टी में मिला दिए गए। पीड़ितों ने कहा उनका कोई कसूर नहीं था। जब जब बुलडोजर वाली कार्रवाई का जिक्र होगा, तब तब राजस्थान के उदयपुर की उस घटना को भी याद किया जाएगा, जब किराएदार से जुड़े मामले में प्रशासन ने मकान मालिक का ही घर गिरा दिया था। अब मकान मालिक रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। कोर्ट के फैसले से सबके लिए राहत मिली है साहब, इसमें कोई रोजा नहीं, सही को फैसला करा, लेकिन अब मेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना। बुलडोजर सिर्फ यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही नहीं चला, बुलडोजर दिल्ली में भी चला था। जहांगीरपुरी मामले में बुलडोजर ने ऐसी कार्रवाई की कि मामला कोर्ट पहुंच गया। लीगल बुलडोजर एक्शन के लिए नहीं, हम प्रो एनक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन जहां इलीगैलिटी हो रही है वहां पे हमें यहां आना पड़ा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो हो रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कराएं। मामला दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश का, अधिकतर पीड़ित ऐसे वर्ग हैं जो बीजेपी की सरकारों पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब ऐसी मनमानी कार्रवाई पर ब्रेक लगने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। चुनाव में वोट मांगने के लिए राजनेता आमतौर पर विकास के वादे करते हैं, जनता को अपनी सरकार की खूबियां और विरोधियों की खामियां गिनाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इतिहास की पोथियां पलटी जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से रजाकारों पर राजनीतिक रिसर्च शुरू हो चुकी है। तमाम नेता अपने भाषणों में रजाकारों का जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि रजाकार उन भाड़े के लड़ाकों को कहा जाता था जिन्होंने हैदराबाद के निजाम की सत्ता बचाने के लिए आम हिंदुओं का कत्लेआम किया था। सवाल यह है कि हैदराबाद के रजाकार लड़ाकों का जिक्र महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में क्यों किया जा रहा है? क्या बीजेपी रजाकारों का जिक्र कर महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाली रणनीति को धार देना चाह रही है? रजाकारों की पूरी कहानी और उनके नाम पर हो रही वोट बैंक की राजनीति का हर पहलू आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बयान सुनवा देती हूं, जिनमें रजाकारों पर निशाना साधा गया। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। इस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को
आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इन दोनों नेताओं के तेवर और बयानों से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि रजाकारों का कनेक्शन मुस्लिम समाज से है। अब सवाल यह है कि बीजेपी रजाकारों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में क्यों जुटी है। रजाकारों की कहानी समझने के लिए हैदराबाद के आखिरी निजाम के बारे में जानना भी जरूरी है। हैदराबाद के आखिरी निजाम का नाम था मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी असफजाह, जो आजादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों के वफादार रहे। देश की आजादी के बाद निजाम भारत में हैदराबाद का विलय करने को तैयार नहीं थे। 85% हिंदू आबादी वाले हैदराबाद में निजाम स्वतंत्र इस्लामिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे। हैदराबाद को भारत में विलय से बचाने की इसी कवायद के बीच हैदराबाद के मुसलमानों ने नवाब बहादुर यारजंग की अगुवाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM का गठन किया। MIM के रजाकार दस्ते की कमान संभाली कासिम रिजवी ने। कासिम रिजवी की अगुवाई में रजाकारों यानी भाड़े के सैनिकों ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। बाद में सरदार पटेल की पहल पर हैदराबाद की निजामशाही के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ, जिसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हुआ और कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि सजा काटने के बाद 1957 में वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी ही MIM का सर्वे सर्वा था। आपको बता दें कि ये वही संगठन था जिसे आज AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जाना जाता है। और आज की तारीख में AIMIM की कमान असदुद्दीन ओवैसी संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस उसी पुराने इतिहास का हवाला देकर असदुद्दीन ओवैसी को रजाकारों का वंशज बताते हैं। हालांकि ओवैसी इन आरोपों का कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी AIMIM की वेबसाइट पर आज भी MIM के संस्थापक नवाब बहादुर यारजंग को मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा नेता बताया जाता है। एक बार फिर थोड़ा पीछे लौटते हैं और भारत में विलय से पहले के हैदराबाद की बात करते हैं। तब हैदराबाद की सीमा तेलंगाना से कर्नाटक के कल्याणा और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा तक फैली हुई थी। 1948 में भारत सरकार की तरफ से जारी श्वेत पत्र के मुताबिक रजाकारों ने महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के 4 जिलों पर 53 बार हमले किए। इसी तरह कर्नाटक के जिन इलाकों में निजाम का शासन था, रजाकारों ने वहां भी हमले किए और रजाकारों के ऐसे ही एक हमले का शिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार भी हुआ था, जिसमें उनकी मां और बहन की जान चली गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ये बात खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं। खड़गे परिवार की यह दास्तान योगी आदित्यनाथ को भी मालूम है। इसीलिए महाराष्ट्र की रैली में जब उन्होंने रजाकारों पर निशाना साधा तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र किया और कहा कि खड़गे अपने परिवार का सच छिपाकर मुसलमानों को खुश करने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में रजाकारों को लेकर मुद्दा गर्म है। बीजेपी के हर हमले के जवाब में विपक्षी दल पलटवार भी कर रहे हैं। असल सवाल इस बीच तो ये है कि महाराष्ट्र में चुनाव आते ही बीजेपी रजाकारों का मुद्दा क्यों ले आती है, और खासकर उस मराठवाड़ा इलाके में जहां से रजाकारों का दागदार इतिहास जुड़ा हुआ है। दरअसल इसके पीछे यहाँ का जातीय और राजनीतिक समीकरण है। ये इलाका खेतिहर मराठा समुदाय का केंद्र माना जाता है। मराठवाड़ा में मराठा समाज की आबादी 35% से भी ज्यादा है, जबकि OBC समाज की आबादी 35 से 40% के बीच, और मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो 15% के आसपास है। यानी बीजेपी की कोशिश 85 बनाम 15 वाले मुद्दे को धार देने की है। पिछले 1 साल में मराठवाड़े के सामाजिक हालात बदले हैं। जब से मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ तभी से मराठा बनाम OBC की लड़ाई चर्चा में है। दरअसल OBC समाज नहीं चाहता कि उसके कोटे का हिस्सा काटकर मराठों को आरक्षण दिया जाए। मराठा आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है मनोज जरांगे पाटिल। पाटिल ने 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आखिरी वक्त में वो पलट गए। माना जा रहा था कि अगर जरांगे अपने प्रत्याशी खड़े करते तो मराठा, दलित और मुस्लिम समाज के वोटों में बंटवारा होता और महायुति को इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मराठवाड़ा में महायुति के ऊपर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको 4 जून 2024 के आए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालनी चाहिए। मराठवाड़ा में लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं, लेकिन 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 8 में से 7 सीट महाविकास आघाड़ी ने जीती, 3 पर कांग्रेस, 3 पर शिवसेना उद्धव गुट और 1 सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी जीते, जबकि बाकी बची 1 सीट
शिंदे गुट की शिवसेना के कब्जे में गई। मराठवाड़ा के नतीजे बताते हैं कि यहां की 8 लोकसभा सीटों में से 7 पर मराठा सांसद हैं और लातूर सीट आरक्षित होने के चलते वहां के सांसद दलित समाज से चुनकर आए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा का कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला। राहुल कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, ये जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है। कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ है। जेपी नड्डा का ये जोरदार हमला। कांग्रेस देश को कमजोर कर रही है, ये आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस का हाथ अर्बन नक्सल के साथ है। जेपी नड्डा की तरफ से ये तमाम बातें कही गई है। चलता है तो बता दें उसी तरीके से कुछ पर जोरदार हमला बोला गया है। कहा गया है कि राहुल और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ है, ये कहते हुए जोरदार हमला जेपी नड्डा की तरफ से किया गया है। कांग्रेस देश को कमजोर कर रही है। कांग्रेस का हाथ अर्बन नक्सल के साथ है, कहना जेपी नड्डा का। दूसरे दिन राहुल गांधी उनके साथ जाकर के हाथ से हाथ मिलाकर के खड़े हुए। मैं हर मंच पर पूछता हूं, मेरे को कोई कांग्रेस पार्टी का जवाब नहीं देता। उसी के ऐसे नारे लगाने वाले को आप कांग्रेस पार्टी का टिकट देते हो। आप बताइए, आर यू नॉट हैंड इन ग्लव विद द एंटी नेशनल फोर्सेस? इसमें अब आपने नाम ही ले दिया। ये सब लोग, जो लोग देश को कमजोर कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने का काम आप लोगों ने, इसलिए ये अर्बन नक्सल के आजकल ये पार्टी ही, कांग्रेस पार्टी ही अर्बन नक्सल के हाथों में चली गई है। इनका कुछ है ही नहीं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए हैं। और ये अफजल कौन था? मास्टरमाइंड ऑफ पार्लियामेंट अटैक। और कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज। आइए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं खादी बनाम खाकी की, जहां लड़ाई है ईमान की। अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गई। तो एसपी साहिबा ने मेरे पर्सनल ड्राइवर को हायर करके जो है मेरी जासूसी करने का प्रयास किया। नालागढ़ बद्दी की एसपी जो है वो रातों रात छोड़ करके चले क्यों गई है? कहाँ गई है? क्या वजह है? वो गंभीर विषय नहीं है। लड़ाई ईमान की है, लड़ाई उसूलों की है। सही कौन है और गलत कौन, ये फैसला होने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन हम आज आपको एक लेडी आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिनका छुट्टी पर जाना इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा के साथ साथ हर घर का किस्सा बन चुका है। इल्मा अफरोज हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एसपी हैं, जो अचानक ही लंबी छुट्टी पर चले गई हैं। छुट्टी पर जाने के पीछे एसपी इल्मा अफरोज और कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी के बीच टकराव को वजह बताया जा रहा है। आरोप के मुताबिक इल्मा अफरोज ने विधायक की पत्नी की गाड़ी का चालान काटा था और चालान काटने की कीमत उन्हें इस तरह से चुकानी पड़ी है। इल्मा बद्दी छोड़कर यूपी के मुरादाबाद में अपने घर लौट चुकी है और बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि एक ईमानदार अफसर को अचानक छुट्टी पर क्यों जाना पड़ा, जबकि विधायक जी कह रहे हैं कि एसपी इल्मा ने उनकी जासूसी करवाई। पैर जमीन पे, निगाहें लक्ष्य पे, तो ख्वाब बड़े बड़े देखो। उन्हें देखने के लिए किसी से पूछना नहीं है कि कौन सा वाला देखूं, क्या सोचूं, लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा बड़ी, उससे भी ज्यादा करो। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार, मेरा नाम इल्मा अफरोज है। इल्मा अफरोज ये वो नाम है जिसने संघर्ष की स्याही से अपने मुकद्दर की कहानी लिखी है। तैयारी में दिक्कतें आती थीं, लेकिन अम्मी ने हमेशा सिखाया कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कितनी मेहनत कर, इतनी कर के कभी जिंदगी में शिकायत न रहे कि मैं और कर सकती थी, मैंने किया नहीं। जिसने मुश्किलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके,
तूफानी हवाओं के सामने रुकना नहीं सीखा। चुनौतियों से लड़कर वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची और कामयाबी हासिल करने के बाद भी अपने मुल्क को सबसे आगे रखा। बिना बाप की बेटी खुद पे भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ सके तो फिर मैं देश का, ये देश मेरा और मैं देश की, और मैं पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ अपने देशवासियों की, देश के बच्चों की, बेटियों की, बुजुर्गों की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन आज इल्मा अफरोज की कहानी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बेहद ईमानदार अफसर की छवि रखने वाली हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज अचानक लंबी छुट्टी पर चली गई है। तस्वीरें इल्मा अफरोज के सामान की है जो बता रही है कि कैसे उन्होंने अपने सरकारी आवास को पूरी तरह से खाली कर दिया है। अब बीजेपी पूछ रही है कि आखिर इल्मा अफरोज अचानक छुट्टी पर क्यों गई। नालागढ़ बद्दी की एसपी जो है वो रातों रात छोड़ करके चले क्यों गई है, कहां गई है, वो क्या वजह है, वो गंभीर विषय नहीं है। लेडी आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की छुट्टी से सिर्फ हिमाचल प्रदेश की राजनीति गर्म नहीं है, बल्कि इल्मा पूरे देश में चर्चा बनी हुई है क्योंकि इल्मा अफरोज की कहानी से हिंदुस्तान का हर आम परिवार अपना रिश्ता महसूस करता है। सत्यमेव विजयते नानृतम, जो मुंडाक उपनिषद से लिया गया है, जिसका माने होते हैं जीत आखिर में सच्चाई की होती है। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली इल्मा यूनाइटेड नेशंस तक कैसे पहुंची, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले उनके छुट्टी पर जाने वाले विवाद की बात कर लेते हैं। आप किसी भी आदमी की, पॉलिटिकल आदमी की और किसी की आदमी की जासूसी नहीं कर सकते हैं। तो एसपी साहिबा ने मेरे पर्सनल ड्राइवर को हायर करके जो है मेरी जासूसी करने का प्रयास किया और वो मुझे पता चल गया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये हिमाचल में दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी हैं, जिनके साथ एसपी इल्मा अफरोज के टकराव की बात कही जा रही है। अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है। फर्स्ट पोस्टिंग में उनको बद्दी स्टेशन मिल गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है मैं कहूँगा, क्योंकि बद्दी में तरह तरह के काम हैं। जैसे वो वहाँ गई, एक बहुत बड़े उद्योग में आग लगी, वो काबू नहीं आया काफ़ी समय से जो है। ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अच्छा काम किया उस समय, और उसके बाद कई ऐसे कार्य उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए जिससे जो है वो अनुभवहीनता की बात जो है सामने आई। बताया जा रहा है कि एसपी ने 4 अगस्त यानी करीब 3 महीने पहले विधायक की पत्नी कुलदीप कौर की गाड़ियों के चालान काटे थे। जिन गाड़ियों के चालान काटे गए उसमें एक डंपर था और एक पोकलैंड मशीन थी। पोकलैंड मशीन जिसका इस्तेमाल खनन के लिए किया जाता है। एसपी ने विधायक की पत्नी पर 75,000 का जुर्माना लगाया था और कहा जा रहा है कि यहीं से विधायक और एसपी के बीच झगड़े की शुरुआत हुई थी। बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज मुरादाबाद के कुंदरकी में अपने पुश्तैनी घर आ चुकी हैं। ये उनका घर है जो उनकी मां सुहेला अफरोज के नाम पर है। इल्मा अफरोज के छुट्टी पर जाने को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि एसपी इल्मा अफरोज को कांग्रेस विधायक के अवैध कारोबार को मिटाने की कीमत चुकानी पड़ी है। ये जितना भी यहाँ खनन और स्क्रैप माफिया काम है, ये सरकार की शय पे हो रहा है और जो एक अच्छे ऑफिसर उसको रोकने की प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव की राजनीति की जा रही है। जबकि कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी के मुताबिक चालान कटने जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। विधायक के मुताबिक एसपी इल्मा अफरोज उनकी जासूसी करवा रही थी। मेरे निजी ड्राइवर को प्रलोभन देके या कैसे भी करके उन्होंने उनसे बातचीत करके कि मेरे घर में कौन आ रहा है, मेरी वाइफ से क्या बात हो रही है, मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं, तो मेरे को सर्विलेंस पे एक तरह से उन्होंने रखा हुआ था, जो कि कानूनन जो है वो जुर्म है। तो उसके लिए उनको नोटिस किया गया है, उसकी भी पेशियां लगनी है। एसपी पर जो है कांग्रेस के विधायक ने ये आरोप लगाया कि वो उनकी जासूसी करा रही हैं और विधानसभा से विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी भिजवा दिया। उसके बाद से लड़ाई बढ़ती गई।
जब उनके डंपरों का चालान किया गया था तो उसके बाद विधायक की पत्नी जो है, रविवार का दिन था और उनके ऑफिस आई थी और एसपी को धमकाने की कोशिश की। अगर किसी भी विधायक या किसी भी पार्टी का कोई भी गुंडा जो खनन कर रहा हो, इलीगल काम कर रहा हो, अगर उसकी दबंगई की वजह से एक आईपीएस अधिकारी को लंबी छुट्टी लेकर अपने घर आना पड़े तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। लेकिन लेडी आईपीएस इल्मा अफरोज की कहानी सिर्फ राजनीतिक नहीं है। इल्मा के संघर्ष की कहानी वो मिसाल है जो देश की तमाम बेटियों के लिए एक प्रेरणा है। इल्मा मुरादाबाद के बेहद साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। इल्मा जब 14 साल की थी तब पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। माली हालत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके इल्मा की मां ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि हालात से लड़ना भी सिखाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली इल्मा को अमेरिका में एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन इल्मा ने देश लौटकर अपनों की सेवा करने का रास्ता चुना और इस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और सफलता हासिल की। ये इल्मा अफरोज की जिंदगी का वो सच है जो तस्वीर बनकर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। खेत की पगडंडियों पर चहलकदमी करती एक लड़की, गांव के चूल्हे पर खाना बनाती एक लड़की और सब्जी बनाने के लिए खेत से जाकर सरसों का साग काट कर लाती एक लड़की। आज हम कुदरकी में खेतों पे हैं और मैं सरसों काट रही हूँ। ये वो जगह है जहाँ मैं खेतों में खेलते हुए अपने बाबा के साथ दौड़ लगाते हुए बड़ी हुई। सरसों का साग बनेगा आज घर में, इसीलिए मैं थोड़े से ये सरसों के पत्ते हैं ये काट के ले जा रही हूँ। आप कहेंगे कि ये तो हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में रहने वाली बेटियों की ही तो कहानी है, लेकिन साधारण सहूलियतें होने के बावजूद इल्मा अफरोज ने असाधारण उड़ान भरी। हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये इल्मा अफरोज का मकान है, घर है छोटा सा और यहीं पर मध्यम वर्गीय परिवार है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी यहीं से की है। आईपीएस में सिलेक्ट हुई। आर्थिक स्थिति उस वक्त सही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत कर करके आईपीएस में सिलेक्ट हुई और इनके वालिद साहब जो फादर थे वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। गरीब बच्चों को भी इन्होंने अपने पास से किताबें भी दिलवाई, पढ़ाया भी और खिलाया भी, खाना भी खिलाया और आज भी मतलब खाना खिलाती हैं। इल्मा 14 साल की थी तो पिता का निधन हो गया। मां ने इल्मा की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन गांव वालों को रास नहीं आया जो कहते थे कि लड़की ही तो है, पढ़ा कर आखिर क्या करोगी। इल्मा ने 9 से 12वीं तक की पढ़ाई मुरादाबाद में की। 12वीं के बाद इल्मा को दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला मिला, जहां उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अम्मी मुझे पढ़ा रही थी और मैं दिल्ली चली गई सेंट स्टीफेंस में पढ़ने, और भैया भी, मेरा छोटा भैया किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ने चला गया। अम्मी इतने साल तक अकेले रहीं घर पे और हमेशा सुनती रहीं कि लौंडिया को पढ़ा के क्या कोई तीर मार लेगी, क्या कर लेगी। अम्मी ने उन चीज़ों को कभी भी जो है अपने ऊपर हावी नहीं किया। अम्मी को भी तकलीफ़ होती थी। मेरी अम्मी ने, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी अपने लिए कोई स्वेटर भी खरीदा होगा, इसलिए कि मेरे पास गर्म कपड़े आ सके। ये बचपन से ही बहुत होनहार स्टूडेंट थी और इनका टॉप में नंबर आता था। अच्छा, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और ये खेलने कूदना तो इनका ज़्यादा नहीं है, पर पढ़ाई थी। इनकी मम्मी और ये दोनों बहुत स्ट्रगल करके आईपीएस बनी है, लेकिन ये जो हैं बहुत ईमानदार अफसर हैं। अच्छा, ये हमें मालूम है। ये वो हिमाचल प्रदेश है जो समोसा कांड को लेकर सुर्खियों में रहा। सीएम सुक्खू के लिए आए समोसे उन्हें नहीं परोसे गए तो सीआईडी जांच शुरू हो गई, लेकिन एक एसपी अचानक छुट्टी पर क्यों गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब भले ही ना हो, लेकिन सवाल तो पूछे ही जाएंगे। भारत की बात में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।